हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में वीकली करंट अफेयर्स की हर वीक में वीडियो आती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स पे, कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे हम वीडियो जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने लास्ट वीडियो में को बताया था कि मैं कुछ ट्रैवल वगैरह करने वाला हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं जो है वो वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड अब से जो है वो आपके लेक्चर्स जो है वो प्रॉपर आते रहेंगे वीक बाई, ठीक है। और जो हम आपका नवंबर मंथ का करंट जो है वो मैंने जो छोड़ दिया है, मैं उसको एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लूँगा। आई नो दैट कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपका पूरा एक मंथ का करंट जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है आपको। तो डोंट वरी। और जो मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है, उनको मैं डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा देता था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ मैं कवर करने वाला हूँ आपकी, जो ये इस वीक की मतलब 1 तारीख से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नवंबर मंथ की जितनी भी वीडियोज़ होंगे, वो करंट अफेयर्स होंगे, वो मैं पूरी एक वीडियो में आपके कवर कर दूंगा। तो इसमें 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर यानी कल तक का, शनिवार तक का जितना भी करंट अफेयर्स था वो मैंने जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, वो मैंने अपडेट करने की कोशिश की है, ठीक है। ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं पहले भी आपको रिपीट करवा चुका हूँ कि ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपके लिए ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं इन करंट अफेयर्स के अंदर में डीप में आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि आपके एक करंट अफेयर से बहुत सारे जो है वो रिलेट करते हुए आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो बन जाए, ठीक है। चलिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वो आपको डेली बेसिस पे जो है वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे टाइम मैगजीन्स किड ऑफ द ईयर, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और ये आपका बेस्ट टीचर जो अवार्ड है वो इनको मिला है, कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी, अभी हाल ही में जैसे आपको मैंने बताया था वीडियोस पे, मैंने बता चुका आपको कि बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो उन्हीं में एक और इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी जो ऐड हुई है और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो आपके अगर क्वेश्चन आंसर में पूछेगा एग्जाम में तो आप वहाँ पे बता दोगे। चलिए, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाया जा रहा है विशालकाय बांध से नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में सूखे की आशंका। ये आपका क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र नदी में चीन द्वारा कौन सा डैम बनाया जा रहा है। तो आपके 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के पास किस नदी पर डैम बनाया जाता है, वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्लिक कर, ऑप्शन अगर दिया होगा तो ब्रह्मपुत्र नदी आप क्लिक कर देंगे। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है चीन के पास ब्रह्मपुत्र नदी के, चीन और किसके बीच में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ सकता है कि चाइनीज़ कंपनी कौन सी है, मतलब कौन सी परियोजना के अंदर ये डैम बन रहा है, तो या ये आपका जल विद्युत परियोजना है। अब जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो डाउन स्ट्रीम विद्युत परियोजना के अंतर्गत ये जो डैम वो है बनाया जा रहा है किसके किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा, ठीक है। चलिए, और भी चीज़ें हैं जैसे मैं आपको हर बार की तरह लिख के लाया हूँ, आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि चीन की मीडिया ने रविवार को सुना था कि ये चीनी पन बिजली कंपनी, ठीक है ना, जो पानी के द्वारा बिजली जो है वो बनाई जाती है। हमारे इंडिया में भी बहुत जगह पे पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट डैम्स पे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बस 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि पहले अगर पूछेगा कौन सी चाइनीज़ कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, पावर चाइना कंपनी नाम है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया है, पावर चाइना कंपनी का नाम है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, चाइनीज़ कंपनी के द्वारा। नाम क्या है परियोजना का, तो डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, ये द हिंदू में आप देख सकते हैं, या द हिंदू में भी यहाँ बनाया गया कि चाइना हाइड्रो पावर कंपनी प्लान फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, बीवी जागीर कौर तीसरी बार बनी SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की अध्यक्ष। अभी मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से पूछ सकता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए यही बीवी जागीर कौर, ये कौन है, और तीसरी बार मतलब पहली बार कब बनी थी, दूसरी बार कब बनी थी, और तीसरी
तीसरी बार अब यानी बनी है, कब बनी है, 2020 में। ठीक है, चलिए पहली बार अगर आपसे पूछता है तो पहली बार कब बनी थी, 1999। अगर SGPC का आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है। ठीक है, और जितने भी आपके गुरुद्वारा हो जाते हैं, जैसे पंजाब के, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जितने भी गुरुद्वारा हैं, और इसके अंदर आपका अमृतसर वाला जो गोल्डन टेम्पल है वो भी आता है, इनकी जितना भी मैनेजमेंट का जो भी अध्यक्ष होता है मेन, वो है, ये पद इनको मिला है। किसको मिला है, बीबी जागीर कौर को। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो अच्छी बात है, आप आंसर कर देंगे। ठीक है, कितने साल के बाद ये दोबारा से प्रेसिडेंट बनी है, तो ये 20 साल के बाद। पहले मैंने आपको बताया 1999, फिर सेकंड 2000, एंड देन उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, कुछ इनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद इन्होंने 2000 से अब इनको ये जो है ये अध्यक्ष दोबारा से बन गई 2020 की। ठीक है, चलिए, अच्छा, गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हर साल कितना, क्योंकि भाई फंड से ही तो चलते हैं ये गुरुद्वारे, तो आपको मैं बता दूं कि अलग अलग टाइप से इनको फंड डोनेशन मिलता है, और कितना मिलता है, 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए इन सारे प्रबंध, मतलब सारे गुरुद्वारा जो भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो मैंने बताया आपको जहाँ पे हैं, उन सभी को चलाने के लिए 1200 करोड़ रुपये का फंड जो है वो एनुअल आता है। ठीक है, चलिए, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछ गए कि अगर आपसे पूछ सकता है कि SAD की वरिष्ठ नेता कौन है, तो बीबी जागीर कौर है। चौथी बार ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार होगा। ठीक है, चलिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछ सकता है। पहले क्या पूछेगा कि कब पहली बार कब बनी, तो 1999 में, सेकेंड टाइम 2000 में, देन उसके बाद 20 ईयर्स के बाद में 2020 में अब इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको SGPC भी बता दिया क्या था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। जितने भी गुरुद्वारे इसके अंदर आते हैं उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सिस्टम ये जो अध्यक्ष होता है ये देखता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि कजिन के बीच शादी अवैध। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट करंट नहीं है, लेकिन आपसे पंजाब और हरियाणा के बारे में कुछ पूछ सकता है, तो मैं आपको पंजाब और हरियाणा के फैक्ट बताने आया हूँ। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस हाई कोर्ट ने कज़िन सिस्टर ब्रदर्स के अंदर जो शादी का वो है अवैध, उसको बताया। तो आप अगर वहाँ पे अगर आपको हाई कोर्ट पूछता है तो हाई कोर्ट पंजाब और हाई कोर्ट हरियाणा, 2 हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पंजाब और हाई कोर्ट हरियाणा, इन दोनों ने अवैध बताया है। ठीक है, शादी को। चलिए, और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपसे पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर पंजाब के करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण में स्पाइक के बीच सभी शहरों की नगर पालिका सीमाओं के भीतर अतिरिक्त प्रबंध लगाए हैं। ये आपसे कुछ पूछेगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के चरण 2 का यानी दूसरे चरण का शुभारंभ किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह की 11,000 करोड़ की शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, तो वहाँ पे आप पंजाब को क्लिक करेंगे, पंजाब आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपसे एक ये भी पूछ सकता है कि देखिए अभी 5 से 6 राज्यों के, नवंबर का करंट है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, 5 से 6 राज्यों ने लगातार CBI को अपने यहाँ आने से, अपना अगर CBI को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी तक ये नहीं होता था, और अभी हाल ही में CBI के ऊपर ये रोक लगाई गई है, हर एक राज्य, मतलब 5-6 राज्य सरकारों के द्वारा। ठीक है, तो उनमें से पंजाब एक है। ठीक, चलिए, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करंट में ये रहा है कि यहाँ पे देखिए 70, पहला तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हरियाणा में ये क्वेश्चन आपको पूछता है हरियाणा के द्वारा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 75% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना जिसने विधेयक पारित किया है। ठीक है, स्थानीय उम्मीदवारों को, मतलब जो इनके स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी नौकरी अगर निकलेगी हरियाणा के अंदर तो उनको 75% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्कोर कार्ड में हरियाणा को कितना 46.7% के एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो अगर आपसे पूछता है एनीमिया के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर किसने प्रोग्रेस किया है, तो वो हरियाणा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ सकता है कि हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर को एक विधेयक पारित किया था जो पंचायती राज संस्थाओं के एक निर्वाचित सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताएं कि 75% रिजर्वेशन वाला, और दूसरा कौन सा है आपका एनीमिया मुक्त भारत का जो सूचकांक है उसमें कौन टॉप किया है, मतलब ऊपर किसको रखा गया है, तो हरियाणा को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में दक्षिण एशिया आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, अगर आतंकवाद के लिए भी भाई देखिए तरह तरह के इंडेक्स जारी होते हैं, है ना, तो आतंकवाद के मामले में भी इंडेक्स जारी हुआ था और उसमें टॉप किसने किया है,
दक्षिणी यानी साउथ एशिया की जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है वो टॉप किया है। टॉप किया मतलब अच्छी बात नहीं है, आतंकवाद के मामले में टॉप किया है ना। सार्स, दक्षिण एशिया की बात करें तो सार्स कंट्रीज़, कौन सी सार्स कंट्रीज़? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इन जितनी भी कंट्रीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सार्स के अंदर कितनी कंट्री, जो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और इंडेक्स कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में साउथ एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें टॉप कौन से किस ने किया है, तो फर्स्ट में अफ़गानिस्तान ने, मतलब यहाँ पे आतंकवाद सबसे ज़्यादा है। सेकंड इराक, और 7वें नंबर पे इंडिया है, और 8वें नंबर पे पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान इंडिया से ठीक है। इंडिया में आतंकवाद 7वें नंबर पे। अगर आपसे पूछता है, क्योंकि इंडिया के मामले में आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है? इंडिया को वहाँ पे सेलेक्ट करना है 7वें नंबर पे, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अगर पूछता है तो इंडिया 7वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कौन जारी करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ पे इस्टेब्लिश है? तो ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा आपको कंटेंट है, ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल से। अगर आप नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये चार्ट भी मैं लाया था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। देखिए अफगानिस्तान में कितना है? 9.592। फिर उसके बाद पाकिस्तान 7वें नंबर पे 7.541। 8वें नंबर पे इंडिया, मतलब इंडिया की हालत ख़राब है पाकिस्तान के मतलब उस पे कंपैरिजन पे, ठीक है। और इंडिया में 7.35 है। श्रीलंका है, देन नेपाल है, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान है, ठीक है। आपका भूटान 135 रैंक है भूटान की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। नंबर 1 पे अफगानिस्तान है। देखिए, या तो नंबर 1 पूछेगा आपसे, या तो पाकिस्तान की रैंक या इंडिया की रैंक। मैंने आपको पाकिस्तान की 8th रैंक बताई, इंडिया की 7th रैंक, इंडिया की 8th, पाकिस्तान की 7th एंड अफगानिस्तान की 1st रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही के दौरान भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत बना। मैं आपको एफडीआई के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है एफडीआई? मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका। अगर आप कंटिन्यूस हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, भारत में निवेश किसके किसके आए हैं? तो इसमें टॉप पे रहा है सिंगापुर, और सेकंड में रहा है यूएसए, और थर्ड में रहा है केमन आइलैंड, कनाडा का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से आए हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल सितंबर के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था 2020 का, भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है, ठीक है। इसने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान मॉरिशस का स्थान ले लिया। पहले मॉरिशस इसके स्थान पर था, फिर देन उसके बाद एफडीआई के मामले में इंडिया में यूएसए ने मॉरिशस का स्थान ले लिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, फर्स्ट सिंगापुर 8.3 बिलियन, सेकंड यूएसए एंड थर्ड केमन आइलैंड, ये कनाडा का है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फॉरेन फ्लो इन इंडिया, यहाँ पे सेमन आइलैंड्स 2.1 बिलियन, नीदरलैंड 1.5 बिलियन, यूके 1.35 बिलियन, फ्रांस 1.13 बिलियन, देन जापान, जर्मनी और साइप्रस। ये आपको रिवाइज रखना है, ठीक है। चलिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा शब्द क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको घोषित किया गया है, तो यहाँ पे क्वारंटाइन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कोविड में, और क्वारंटाइन है ना, तो क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया गया है, ठीक है। और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई और डिक्शनरी के बारे में पूछता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर कैम्ब्रिज के बारे में पूछता है तो कैम्ब्रिज के डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? क्वारंटीन को, ठीक है। चलिए, मतलब क्वारंटाइन को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है 2020 में। चलिए, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्रालय ने सहकार प्रज्ञा लॉन्च की। कि देखिए, आपको पता होगा इस समय कृषि मंत्रालय और फार्मर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है ना, विवाद चल रहा है, और इसके बीच में आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा अभी आगे वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपसे सहकार प्रज्ञा के बारे में पूछता है, सहकार प्रज्ञा किसने लॉन्च की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सहकार प्रज्ञा लॉन्च की है।
ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कंटेंट दे दिया है, कृषि और किसान मंत्रालय कौन है, ये अभी मिनिस्टर कौन है कृषि मंत्रालय का, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और अभी मैंने आपको हरसिमरत कौर बादल थी जो कि कृषि मंत्रालय का उन्होंने भी भार संभाल रखा था। उन्होंने ये जो किसान बिल आए थे आपके, इसके दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, तो उनका भी अतिरिक्त कार्यभार जो है वो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं अभी, उनको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कृषि मंत्रालय के बारे में पूछेगा तो कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। क्यों पूछेगा, क्योंकि इस समय ज़्यादा ये चर्चा में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में छोटे व्यापारियों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोड़ू स्कीम लॉन्च की है। देखिए, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जगन्नाथ से रिलेटेड, देखिए जिन जिन में मैं आपको अभी और आगे भी बताऊंगा, वेस्ट बंगाल की भी योजनाओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी योजना आती है, अगर उसमें जगन्ना लिखा है, क्या लिखा है आगे, जगन्ना लिखा है, तो आप आंख बंद करके आंध्र प्रदेश में टिक कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या, 99.9% जितने भी योजनाएं होती हैं जगन्नाथ से रिलेटेड, वो क्या है, आंध्र प्रदेश की हैं, क्योंकि यहाँ के सीएम जो है वो जगन्नाथ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा, इस योजना में क्या किया जाएगा, किसके द्वारा लॉन्च की गई, आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्या किया जाएगा इसमें, स्ट्रीट वेंडर जो गली कोने नुक्कड़ में जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनको 10,000 के लोन दिए जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे ये, और उनको एक टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी इस लोन को वापस करने का। इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोन, जिसको भी लोन दिया जाएगा उसको एक कार्ड मिलेगा, और उसमें उसकी लोन की किस्तें जो है उसको चुकानी पड़ेंगी। और जैसे ही अगर उसने टाइम ड्यूरेशन में, मतलब अगर उनको 1 ईयर, सपोज करिए अगर उनको 1 ईयर की टाइमिंग दी गई है, अगर उन्होंने 1 ईयर के अंदर अंदर पूरा पैसा जो है वो सबमिट कर दिया, तो पैसा पूरा जमा करते ही उनको जो कार्ड दिया जाएगा उसमें पूरा पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। सपोज करिए कि 10,000 का लोन दिया गया है, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर की, अगर 1 ईयर के अंदर स्ट्रीट वेंडर ने 10,000 रुपये जमा कर दिया, तो वो पूरा 10,000 के 10,000 सरकार उसके कार्ड वाले खाते में डाल देगी, मतलब वो पैसा वापस से स्ट्रीट वेंडर का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बहुत अच्छा इनका कदम है, और जिससे इनके राज्य में जो है वो रेडी पटरी वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपका अगर जगन्नाथ थोड़ू योजना पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको ये चीज़ बता दूं, मैं जितनी भी क्रिएटिव योजनाएं होती हैं आंध्र प्रदेश की होती हैं, लगभग लगभग क्यों होती हैं, क्योंकि अभी पता चला था मेरे को, तो मैं आपको भी बता देता हूं कि ये सरकार में आने से पहले इन्होंने पूरे राज्य में, यानी पूरे आंध्र प्रदेश की हर एक जगह में जहाँ ये जा सकते थे वहाँ वहाँ जाके इन्होंने लोगों की परेशानियों को देखा था और उनको नोट डाउन किया था। देन उसके बाद ये उन लोगों की परेशानियों की मतलब जो उनको परेशानियाँ हो रही उन्हीं के बिना पे इन्होंने जो है वो योजनाएं निकालनी शुरू की। तो आपको ये पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, मैं आपको हर एक वीडियो में, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मैं एक योजना तो आंध्र प्रदेश की बताता ही हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आंध्र प्रदेश में करंट में क्या कह रहा है इसमें बारे में जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा, इनके मैं आपको बता दूं कि इनके मुख्यमंत्री यानी एस जगन मोहन रेड्डी ने जगन अन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की थी, जिसमें से राज्य सरकार की योजना के दौरान 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मैंने आपको बताया था ना, जगन अन्ना विद्या कानुका योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र सरकार जलापूर्ति को बेहतर करने के लिए मुंबई में अनवनीकरण संयंत्र स्थापित करेगी। क्या है अनवनीकरण? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीने का पानी जो प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग स्टेट में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से पानी आता है। अब कई कई राज्यों में क्या है कि जो पानी है ज़मीन के अंदर का वो बहुत ज़्यादा सूख चुका है। ये आपको रिपोर्ट पहले भी मैं बता चुका हूँ और आपने एक न्यूज़पेपर में वगैरह भी पढ़ी होगी। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए एक तरह से कि ये सारी चीज़ें हम कितना पानी का यूटिलाइज़ कर सकते हैं समुद्र के पानी का, तो इसी के ऊपर ये अनवनीकरण जो संयंत्र है ये लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? महाराष्ट्र में। वहाँ पे क्या होगा कि ये संयंत्र लगा दिया जाएगा और समुद्र से पानी डायरेक्ट इससे छन के एक तरह से, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैंने पिक्चर लाया हुआ है शायद, ठीक है, अगर नहीं लाया हुआ तो मैं आप गूगल करके देख लीजिएगा। ये अनवनीकरण संयंत्र जो है वो ये हमारा सरकार लगाएगी, तो उससे समुद्र का पानी जो होगा वो छन के पीने योग्य वो पानी बनाया जाएगा और महाराष्ट्र में जो है वो सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो जो है वो एक टाइप का दे देता हूँ कि उद्धव ठाकरे सरकार ने सोमवार को ब्रह्म मुंबई महानगर यानी BMC को मुंबई के मनोरी में 1600 करोड़ के रुपए के पानी के
डिसलिनिजेशन प्लांट की स्थापना करने के लिए अपना पक्ष रखा है। अधिकारियों ने कहा कि 200 मिलियन लीटर डेली MLD क्षमता वाली 25 एकड़ की परियोजना में 2-3 वर्षों में पूरी की जाएगी। यानी 2-3 वर्षों में इस योजना को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, मतलब 2-3 वर्षों में ये काम करना शुरू कर देगी, पानी प्रोवाइड कराना शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए कि पानी ये इस तरह के प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का चौथा राज्य बना है। अब कौन है, शुरुआत के तीनों कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में 10 दिवसीय हॉर्निबल त्यौहार शुरू किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि अगर पूछा सकता है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य में हॉर्निबल त्यौहार मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका निकल के आता है कितने दिवस का मनाया जाता है, तो 10 दिवसीय मनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर मनाया गया है तो इस बार 5 दिवसीय मनाया गया है। क्यों बनाया गया 5 दिवसीय, क्योंकि कोविड चल रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से उसको डिले भी हुआ है। अच्छा, चौथा पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, मैंने आपको इसके अंदर देखिए 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको गिना दिए। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा कि हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉर्निबल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का उत्सव कहा जाता है, नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तकला, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नगा जातीयता दिखाई जाती है। कोरोना वायरस चिंताओं के बीच पहली बार इस त्यौहार का 21वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 बजे तक, ठीक है, डिजिटल होना है। मतलब इस बार वर्चुअली होगा, ये डिजिटल होगा। ठीक है, इस बार ऐसे नहीं होगा नॉर्मल जैसे हर बार होता था। इस त्यौहार की शुरुआत 1 दिसंबर को होगी नागालैंड में। ठीक है, चलिए, ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। अच्छा, OECD देशों में शिक्षित लोगों को भेजने की सूची में भारत शीर्ष पर रहा। मतलब कि भारत के पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं काम करने के लिए अपेक्षा भारत में। ठीक है, चला, OECD कौन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो सीरीज़ निकाल रखी है, आप वहाँ जाके वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो हो के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे कोई मिसिंग लगती है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको नहीं मिल रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो OECD मैं आपको बता चुका हूँ कि OECD के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में रहने वाले 120 मिलियन प्रवासी, यानी कितने 120 मिलियन जो आप तो एक तरह से प्रवासी भारतीय मान सकते हैं। उन प्रवासियों में 30 से 35% बेहद शिक्षक माना जाता है। इसका मतलब कि उन्होंने व्यावसायिक और शैक्षिक कोचिंग हासिल कर ली है। इतने बड़े स्तर पे लोग भारत से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, और अगर इंडिया की कंपैरिजन करें, कितने देशों को काउंटिंग की जा रही है यहाँ पे, तो 36 कंट्रीज़ की काउंटिंग की जा रही है। यानी OECD में के अंदर 36 कंट्रीज़, कितनी 36 जो देश हैं उनके अंदर काउंट होते हैं। और 36 देशों से 120 मिलियन लोग जो है वो बाहर जाते हैं काम करने। ठीक है, और 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी क्या, OECD, और इन 36 देशों के बीच के ही 120 मिलियन लोग हैं। सबसे टॉप किसने किया है, तो सबसे टॉप भारत ने किया है। 3.12 मिलियन लोग भारत के बाहर काम करने जाते हैं। सेकंड नंबर पे चाइना है। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट नंबर का ही पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का पूछा जाएगा, आप आंसर कर देना, भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूछेगा तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया गया। पहला क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके चीफ कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार की थीम क्या थी, किसकी, एड्स दिवस की। तो इस बार की थीम थी ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आपसे पॉइंट पूछता है तो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख के ले आया हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा, देन आंसर कर दीजिएगा। 2019 में HIV से संबंधित कारणों से कितने लोगों की जान गई थी, 6,90,000 लोग मारे गए थे, और 1.7 लोग नए संक्रमित हुए। इसमें लगभग 62% जो है वो नए संक्रमक प्रमुख आबादी और उनके बीच सहयोगियों के बीच में हुए हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर पाकिस्तान दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहा। यानी जो US एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ उसमें सबसे दूषित शहर कौन सा था, लाहौर था। कहाँ का है, पाकिस्तान का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे आपको जान के
आश्चर्य ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन के मामले में इंडिया अगर रैंकिंग में ना आए तो हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर पे दिल्ली आई है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे सबसे प्रदूषित देश शहर जो है वो लाहौर बना है पाकिस्तान का। सेकंड नंबर पे दिल्ली आई है इंडिया की, पॉपुलेटेड है, ठीक है, सॉरी पॉल्यूशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, और नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 पार्टिकल मैटर रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पे है। फर्स्ट कौन सी है? लाहौर पाकिस्तान, सेकंड दिल्ली इंडिया से है, और थर्ड जो है काठमांडू से नेपाल से काठमांडू राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असम सरकार ओरुंडी योजना के तहत घर की प्रमुख महिलाओं को 830 रुपये मासिक सहायता प्रदान करेगी। यानी जो ओरुंडी, पहला क्वेश्चन कि ओरुंडी स्कीम किस गवर्नमेंट ने शुरू किया? तो असम सरकार ने शुरू किया। इसमें किसको लाभ दिया जाएगा? तो इसमें महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। क्या लाभ दिया जाएगा? तो 830 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी महिलाओं को? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कितनी, 22 लाख महिलाओं को। कितनी? 22 लाख महिलाओं को ये मदद दी जाएगी। और चयन कैसे होगा? 29 जिलों के बीच में चयन होगा इन महिलाओं का, ठीक है। और इनके बैंक खाते में हर माह में 830 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे इनको, ठीक है। और चयन कितनों का होगा? 29 जिलों में से 18 लाख लोगों का। 18 लोग मिनिमम, 18 लाख को ये दिया जाएगा, ठीक है। किया जा चुका है, सॉरी, 18 लाख से अधिक लोगों को दिया जा चुका है और 22 लाख तक लोगों को पहुंचने में उम्मीद है, मतलब 22 लाख लोगों तक को दिया जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताने वाला था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और 2005 और 5 या 2006 और 7 के अराउंड जो ये शुरू हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके ऑफिशियल कोई फाउंडर नहीं है, लेकिन सतोशी नाकामोटो एक लोग थे जापान के, है ना। तो इन्होंने इसको जो है वो क्या करवाया था, बताया था सबको, ठीक है। चलिए, तो अभी बिटकॉइन के बाद इथेरियम 2.0 ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इथेरियम 2.0 क्या है, तो ये क्रिप्टो करेंसी है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उस पर यूज़ होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है होता क्या है एक्चुअल में। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड। एक तरह से आप ये समझिए, मैं आपको नॉर्मल वे पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई कागज़ है, ठीक है, मैंने इस पर साइन किया और आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब मैंने आपको बोला कि इस साइन पे, इस पेज पे मैं आपको 10, आप जब भी मेरे को ये पेज वापस करोगे तो आपको 10 रुपये मैं दे दूंगा, ठीक है। 10 रुपये के बदले मैंने आपको ये पेज इशू किया। तो सिर्फ मेरे और आपके बीच में ही ये पता है कि ये एक 10 रुपये का पेज, अगर उसको कोई और देखेगा तो नहीं जान पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी को भी मान सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप बोलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा और अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। और हम अभी जो है वो करंट अफेयर्स एक नॉर्मल वे पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो करेंसी के लेते हैं तो सबसे पहले बिटकॉइन है, सेकंड इथेरियम है, और XRP मार्केट कैप ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस मनाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 3 को, जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, ठीक है, गैस लीकेज वाला हुआ था, दिसंबर 3, 1984 को, तब से ये राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में, नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस पूछेगा तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। पहला कब, मतलब ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखिए, हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये दिन भोपाल गैस त्रासदी में जान वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी 2 और 30 दिसंबर 1984 को हुई थी। जो दुर्घटना के दौरान भोपाल में कीटनाशक संयंत्र यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से जहरीली जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे।
और इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूँ। अभी आपका कौन सा लेबनान में जो गैस कांड हुआ था उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की, एक एनिमेशन पे है और इसके अलावा एक और भी है जिसमें भोपाल गैस कांड का भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है और भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट दिवस 2020 में अफ्रीकी देश कैमरून मलेरिया के मामलों में शीर्ष पर रहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है, ठीक है, इसमें टॉप में किसने किया है, तो कैमरून ने किया है, अफ्रीकी देश है। ठीक है, और इंडिया किस में रहा है, तो इंडिया टॉप 11 में इंडिया रहा है और इंडिया ने कंट्रोल किया है काफ़ी हद तक मलेरिया के मामलों में। अच्छा, रिपोर्ट जारी कौन करता है, मैंने आपको बताया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताएगी इसके हेड कौन है। ठीक है, चलिए। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला बाल मित्र पुलिस थाना स्थापित किया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो भी उन्होंने अपराध किए, मतलब जो भी क्राइम, अगर वो क्राइम भूलवश कर देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक पहला बाल मित्र पुलिस थाना जो है वो भारत का पहला ये इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ, महाराष्ट्र के पुणे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ खोला गया है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल तक के बच्चों को सज़ा का प्रावधान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 7 साल तक के बच्चों को अगर वो किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं या कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको सज़ा का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रमुख विशेषताओं में आप ये जान लीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स मैं नोट करके लाया हूँ, आप यहाँ पे ये पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाल मित्र पुलिस स्टेशन ज़रूरतमंद बच्चों के पुनर्वास में निवारण दृष्टिकोण प्रदान करेगा और एक तरह से यह पहल का उद्देश्य जनता के बीच पुलिस के प्रति आभार प्रकट करना है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा आपको इससे पढ़ना कुछ खास नहीं आएगा, अगर आता है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। मेघालय सरकार ने विद्युत वितरण क्षेत्र के एशियाई विकास बैंक के साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता किया है, मतलब ADB के साथ। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने अभी विद्युत वितरण क्षेत्र की लिए किसके साथ जो है वो 133 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में आपको जो है वो बताया हुआ है पूरा कि चीफ कौन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था और कौन कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर है इनकी, तो वहाँ जाके आप वीडियो वो देख सकते हैं। मेघालय सरकार ने इसमें साथ दिया, मतलब साइन किया है मेघालय सरकार के साथ। ठीक है, तो ये मेघालय सरकार में इम्प्लीमेंट होगा। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए जो है वो ऋण मिला है, एक तरह का लोन है ये। मैंने आपको बताया लोन और अनुदान, यानी ऋण और अनुदान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपसे कहीं पे पूछता है कि लोन, तो लोन मीन्स आपका ऋण हो गया कि मतलब अगर आपको दे रहा है तो वो एक टाइम के बाद आपसे वापस लेगा। अगर अनुदान के बारे में अगर कहीं बोला गया है तो अनुदान मतलब उसने वो चीज़ दान की है, वो उसका दोबारा से जो है वो मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ निकल के आएगी कि बहुत से लोगों ने दान भी किया है और बहुत से लोगों ने क्या किया है, ऋण भी दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ी चीज़ बता देता हूँ इस वाले में। भारत सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा गरीबी कम करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ जापान फंड से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के साथ ऋण को पूरक बनाया जाना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल से दूर सरकार सार्वजनिक आउटरीच अभियान शुरू किया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, जगन्नाथ से रिलेटेड कोई भी योजना आती है तो वहाँ पे आँख बंद करके आप आंध्र प्रदेश चेक करेंगे और मैं आपको अभी कुछ बताऊँगा योजनाएँ। उस तरह की योजनाओं के बारे में अगर आपसे ज़रा सा भी कहीं भी पूछ लेता है तो आप तुरंत टिक करके वेस्ट बंगाल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। दूर सरकार में क्या होगा, इसमें घर घर जाकर योजनाएं जो है वो दी जाएंगी, लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और ये किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्यक्रम के तहत स्थानीय निकाय स्तरों पर शिविरों का आयोजन किया जाना है। शहर में शिविरों का आयोजन निगमों द्वारा यानी जो नगर निगम होती हैं उनके द्वारा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किया जाना है। क्या होगा इसमें, स्थानीय निकाय 1 दिसंबर 2020 और 30 जनवरी 2020 के 20 शिविरों को मेज़बानी करेंगे और इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकारी सेवाओं को बंगाल के लोगों के घर तक पहुँचाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं बंगाल के अंदर वो सारी इनको घर घर जाकर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपकी ट्रिक।
देखिए, जितनी भी श्री से रिलेटेड आपकी मोस्ट जितनी भी श्री से रिलेटेड जो भी आपको योजनाएं मिलती हैं, तो आप आंख बंद करके वहाँ पे वेस्ट बंगाल टिक करेंगे। पहली मैं आपको बता देता हूँ कुछ योजनाएं। कन्याश्री, पहली योजना कन्याश्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्ची के जन्म पर कैश ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अगर बच्ची आपके यहाँ होती है तो, ठीक है। वेस्ट बंगाल के जो भी लोग हैं उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षाश्री, अगर शिक्षाश्री योजना है तो वो किसके लिए, 5th से 8th क्लास के बच्चे जो SC ST के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए शिक्षाश्री योजना लॉन्च की गई थी। देन रूपाश्री, रूपाश्री में क्या है, जो जब मैं पुअर फैमिलीज़ की जो बच्चियाँ होंगी उनकी जो मैरिज होगी उसमें 25,000 रुपये का कैश जो है वो दिया जाएगा रूपाश्री के अंदर। 4th जो आपकी है वो अक्षयश्री, उसके अंदर क्या होगा, माइनॉरिटी के जो बच्चे होंगे, माइनॉरिटी वाले, उनके बच्चों को जो है वो खर्च दिया जाएगा, ठीक है, पढ़ाने का, ठीक है। और नेक्स्ट जो योजना है वो खाद्य साथी है, इसमें श्री नहीं है, खाद्य साथी है। उसमें 90% पॉपुलेशन को यानी 90% आबादी को भोजन देने की बात की गई है उस योजना के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को पछाड़ कर क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन है, तो विराट कोहली वहाँ पे आप टिक करके आएंगे, ठीक है। ये आपको कंटेंट दिया है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को सहमति देने वाला यूके पहला देश बनाए, यानी यहाँ पे कोविड के लिए वैक्सीन को परमिशन दे दी गई है, अलाउ कर दिया गया है कि यहाँ पे परमिशन जो वो वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जा रही है। किसके द्वारा, कौन सी वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोरोना से बचाव के लिए जो टीकाकरण है उसको सब सहमति देने वाला पहला देश कौन सा है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यहाँ पे यूके में सबसे पहले अनुमति किसको दी गई, स्कॉटलैंड के नागरिकों को दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंडिया में भी आपातकालीन यानी इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में शुरू की जाती है वैक्सीनेशन तो इमरजेंसी वैक्सीनेशन की भी बात की गई है। इंडिया के अंदर परमिशन कौन देता है, देखिए सबसे ऊपर आपका इंडियन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO है, ठीक है। चलिए उसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI है, मैंने आपको कई बार बताया कि परमिशन लेनी पड़ती है इनसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्टी ड्रग कंट्रोलर इंडिया है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इंडिया है। देन उसके बाद मेडिकल डिवीज़न, डिवाइस डिवीज़न और डायग्नोस्टिक डिवीज़न है। देन उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर, टेक्निकल डेटा एसोसिएट्स, ड्रग इंस्पेक्टर और टेक्निकल क्या है, डाटा एसोसिएट्स, ठीक है। ये कुछ है। और मैंने आपको बताया कि आपातकालीन अगर उपयोग हो रहा है, अगर आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में किसी को वैक्सीन लगानी है तो इंडिया ने उसके लिए भी बोला कि इमरजेंसी वैक्सीन के लिए हम जो है वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हालिया भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग के रिपोर्ट में मणिपुर का नोंगपोक सेम कई थाना शीर्ष पर रहा। मतलब जो आपका भारत में जो सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग निकाली जाती है वो निकाल दी गई है, और इसमें जो है वो सबसे जो अच्छा पुलिस स्टेशन रहा है वो नोंगपोक सेम कई रहा है। कहाँ पे है ये, मणिपुर में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं टॉप 10 में फर्स्ट रैंकिंग पे ये रहा है। और ये किसके द्वारा निकाली जाती है रैंकिंग, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा निकाली जाती है रैंकिंग, ठीक है। चलिए अच्छा, सेकंड रैंक किसको मिली है, तो सेकंड रैंक मिली है ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन को। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है। अच्छा, ये रैंकिंग कब से देनी शुरू की गई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2015 से ये रैंकिंग देनी शुरू की गई है, ठीक है। चलिए, ये आपको मैं यहाँ पे ले आया हूँ चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन जो है वो 2020 की रैंकिंग में जो आए हैं। ये थोम्बोल, ये मैं आपको पढ़ा चुका, नोंगपोक सेम कई, ये फर्स्ट इनको मिली है। फिर उसके बाद तमिलनाडु का मैंने बताया आपको इस वाले पुलिस स्टेशन के। देन ये 7th है, और इसमें उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश का आया है नाम, तो ये एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था है ना। चलिए, वो सब चीज़ें नहीं हैं हमारे कोर्स में, है ना, आगे बढ़ते। हाल ही में RBI ने निजी क्षेत्र के बैंक HDFC पर नए डिजिटल सेवाओं और क्रेडिट कार्डों को जारी करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि HDFC बैंक के कुछ एरर्स थे जो RBI कई टाइम से मॉनिटर कर रहा था, तो इसलिए उसने अब नए डिजिटल भुगतान किसी तरह का नया
कोई भी डिजिटल भुगतान का कोई भी ऑप्शन ये लोग इनेबल नहीं कर सकते और नए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च नहीं कर सकते। बस इतनी सी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। तो इतना कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें क्या था कि उनकी कुछ जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें मेजर कर रहा था आरबीआई का कुछ टाइम से। तो वो कौन कौन सी थी चीज़ें, तो वो चीज़ थी कि इनका कई बार ऐप फेल हो जाता था, कभी कभी बार सर्वर क्रैश हो जाता था, और कभी कभी बार क्या होता था कि इनका पावर शट डाउन हो गया था एक दो बार, है ना। तो जिससे कि आरबीआई को कुछ पॉइंट्स मिल गए कि आपने जो है वो कस्टमर को सही सर्विस नहीं दी, इसलिए कुछ जो है टाइम के लिए आपके इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। एमडीएच मसाला के संस्थापक महाशय धर्मपाल जी का निधन हो गया है ना। और एमडीएच को फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे महाशय धर्मपाल गुलाटी ओनर ऑफ एमडीएच मसाला है, ठीक है। महाशय दी हट्टी इस नाम से पहले इनकी दुकान थी और इसी नाम से एमडीएच मसालों का जो है वो हुआ है। चलिए डेथ कब हुई इसकी इनकी, तो आप 3 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी, है ना। और ये कब से कब तक कब इनका जन्म कब हुआ था, तो 27 मार्च 1923 को इनका जो है वो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और 3 दिसंबर तक इनका जो है वो मतलब 3 दिसंबर तक रहे जीवित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है, चक्रवात निवार के बाद अब चक्रवात बुरेवी दक्षिण भारत से टकराएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि ये नवंबर मंथ का करंट था कि चक्रवात निवार जो है वो आने वाला था, आया भी और नुकसान भी बहुत पहुँचाया उसने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चक्रवात निवार कहाँ आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि चक्रवात निवार कहाँ आया था। और अभी हाल ही में चक्रवात निवार चक्रवात बुरेवी आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा करंट था, नया नया क्या पुराना है, मिक्स था, है ना। चलिए ये अभी आपको पता चला होगा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच बहुत सारे लोग जो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। तो इसी में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो सुखबीर सिंह बादल जी थे, इन्होंने अपना पद्म भूषण जो उनको पुरस्कार मिला था उन्होंने वापस कर दिया है किसानों के समर्थन में, ठीक है। तो ये हमारा करंट नहीं है, अब कुछ न्यूज़ थी तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर आपसे पूछता है तो 3 दिसंबर इसका आप राइट आंसर लिख सकते हैं कि 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो किसके द्वारा, यूएन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। थीम इस बार की क्या थी, बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स एंड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड थीम थी इस बार की, ठीक है। चलिए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति विलेरी गिस्कार्ड का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में पूछता है कि राष्ट्रपति ये कहाँ के राष्ट्रपति वेलेरी गिस्कार्ड जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है कोविड के द्वारा, ठीक है। चलिए हाल ही में जो है वो क्या हुआ, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, इंडियन नेवी डे, ठीक है। चलिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी, इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने सेना के उप प्रमुख के लिए नया पद बनाया। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख कौन है, तो ये परमजीत सिंह जी हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सीडीएस का जो नया पद इस्टेब्लिश किया गया था, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होगा, ठीक है। तो उसी तरह से इनको डिप्टी, अगर आपसे पूछते हैं कि डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये परमजीत सिंह हैं, ठीक है। सीडीएस कौन है, विपिन रावत है। कमांडर इन चीफ अगर पूछेगा तो आप कमांडर इन चीफ के जगह सीडीएस का नाम मत लिखाइएगा क्योंकि कमांडर इन चीफ तीनों सेनाओं का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने। एयरफोर्स के कौन है हेड, तो ये राकेश सिंह भदौरिया जी हैं। और नेवी के करमवीर सिंह जी हैं। और एक नया पद जो ऐड किया गया, देखिए अगर आपसे नया पद में 2 ही पद पूछ सकता है, एक तो ये उप प्रमुख, ठीक है, यानी डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन ये रिपोर्ट किसको करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, लेकिन ये पद किसके नीचे का है, ये चीफ डिफेंस स्टाफ के नीचे का पद है, ठीक है। और अगर आपसे एक और पद के बारे में पूछता है कि डीजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी हर बार कोई युद्ध वगैरह होता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी, तो उसके बारे में जानकारी देने कौन आया था, एयर स्टाफ के मार्शल आए थे, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे मनोज मुकुंद नरवाने। और कभी नेवी के बीच में कोई युद्ध हुआ या किसी देश के बीच में कोई युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ तो सेना के प्रमुख आते थे बताने। लेकिन अभी जो एक पद नया सृजित किया गया है, एक नया पद का इस्टेब्लिश किया गया है, डीजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो वो पद जो है वो कभी भी कोई भी अगर सेना के साथ कुछ भी होता है तो वो बताने आएंगे मीडिया के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
भारत की गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किड ऑफ द ईयर 2020 किसके नामित किया गया है टाइम मैगजीन्स में, तो ये गीतांजलि राव है। ठीक है, चलिए किस लिए अब इनको दिया गया है तो ये आप देख लीजिएगा। इन्होंने एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन की का वो तकनीकी का आविष्कार किया है। ठीक है, जो साइबर बुलिंग को पता लगाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपकी गीतांजलि राव जी हैं, है ना। चलिए, भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को पेटा ईयर 2020 अवार्ड के लिए नामित किया गया, यानी नॉमिनेट किया गया। अगर आपसे पूछता है कि पेटा के लिए 2020 अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेशन किया गया, तो ये जॉन अब्राहम जी, ठीक है, ये एक्टर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, पेटा कौन होता है, मैं आपको बता देता हूँ पेटा कौन है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के बीच प्रति हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं एक अच्छे वे पे अगर देखें तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें पेटा के अंदर ऑफिशियली आती हैं। पेटा के बारे में मैं फिर अब कभी आपको बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब अगर आपसे पूछा जाता है तो महाराष्ट्र के शिक्षक रंजीत देसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, यानी ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 के लिए भारत के पहली बार ये जो महाराष्ट्र के शिक्षक हैं रंजीत देसाले जी, इनको दिया गया है। और इसमें क्या होता है, देखिए इन्होंने क्या किया है, इनको पहली बात तो अगर आपसे पूछा है किसने दिया है, तो वर्का फाउंडेशन ने दिया है। कहाँ है ये, तो ये यूके में है, वर्का फाउंडेशन इन्होंने दिया है। क्या है, अच्छा इनको क्यों दिया गया, तो पहली चीज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे बहुत सारे बच्चों को बुक्स, और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बुक्स पर जो बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं ये बच्चों को, उन्होंने बुक्स पर QR कोड लगवाया है। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की है, जिससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो QR कोड स्कैन करके उस प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है वो पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनको प्राइज़ मनी कितना मिला है, तो इनको 7 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी मिला है। और इन्होंने ये घोषणा भी की है कि जो भी इनको 7 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी मिली है, इनके पीछे के जो 9 है, मतलब टॉप 10 जितने भी शिक्षक हैं, उन 9 बचे हुए 9 शिक्षकों को 3 करोड़ रुपए राशि में से डिवाइडेशन करके उन 9 लोगों को दिया जाएगा। ये इन्होंने पहली बार है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में एक क्वेश्चन आपका इसलिए भी बन सकता है, मतलब एक वे आप ये भी समझ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रचार में है कि इन्होंने अपनी जो इनको अवार्ड मिला है उसमें जो है वो आधे से ज़्यादा देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए आपको बच्चों को पढ़ाते हुए दिख रहे हैं ना। चलिए, हाल ही में उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये उदय शंकर जी को चुना गया है। ठीक है, चलिए, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको जितना भी करंट है मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको जो है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसके लिए मैं आपको उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइस ये कैंसिलेशन वगैरह की। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 3 दिसंबर वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, और 4 दिसंबर यानी आपका इंडियन नेवी डे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आपका मैं नवंबर मंथ का एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय।